नमस्कार। ब्रज विजन में आज हम चर्चा करेंगे श्री राजीव कृष्ण जी से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर अफसर हैं और अभी करेंटली आगरा में एडीजी आगरा जोन के हैं। राजीव जी, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि रोल ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, दो तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होता है। एक तो जब सरकार बदलती है तब एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक ग्रेजुअली एक सोसाइटी ग्रो करती है। तो उसमें पुलिसिंग का आपने क्या महसूस किया है इन योर लाइफ स्पैन, या आप क्या आगे देखते हैं कि किस तरीके से पुलिसिंग? जब आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो आप इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी सोसाइटी का एक उसके सम टोटल है। सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं वो ही उसका एनवायरनमेंट बनाती है। यही कारण है कि फॉर एग्जांपल यूपी में भी अगर आप जाएं तो यूपी में एक पर्टिकुलर क्षेत्र का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, दूसरे क्षेत्र का डिफरेंट होगा। इन दोनों क्षेत्रों से अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ही कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो ये जो सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं यही वहां के एनवायरनमेंट का निर्माण करती हैं और काफी हद तक सोसाइटी की इन वैल्यूज को ही जो वहां की संस्थाएं और पॉलिटिकल लीडरशिप को फॉलो करती है। अगर हमारी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल कास्ट एक बड़ा वैल्यू सिस्टम है तो नेचुरली पॉलिटिक्स में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। अगर यहां पर वो नहीं है, पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर हमारी सोसाइटी में एक्सीलेंस, अचीवमेंट एक वैल्यू सिस्टम है तो वो चीज संस्थाओं में भी रिफ्लेक्ट होगी और वो चीज पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। हैविंग सेड दैट, जो एम्पावर्ड संस्थाएं हैं या एम्पावर्ड पॉलिटिकल पीपल हैं, उनके द्वारा अगर लीडरशिप प्रोवाइड करते हुए कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं तो उससे सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम भी चेंज होती है। इट इज बोथ वेज। आइदर एज ए संस्था और एज ए लीडर आप सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, या एज ए संस्था और एज ए लीडर आप सोसाइटी को एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम की तरफ प्रमोट कर रहे हैं। दोनों चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि विगत कुछ सालों से जो संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यूपी में, उसका क्रिमिनल्स और क्राइम के प्रति एक बड़ा सख्त रवैया और जीरो टॉलरेंस का रवैया रहा है। दिस इज नाउ रिफ्लेक्टिंग इन दी सोसाइटी ऑल्सो। तो इट इज अ बोथ वे इंटरेक्शन। तो इस लिहाज से, क्योंकि पुलिस भी एक सशक्त और एक एम्पावर्ड संस्था है, मैं समझता हूं कि पुलिस का भी एक महत्वपूर्ण रोल है पॉजिटिव वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए और सोसाइटी में एक डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ सोसाइटी को एंकरेज करने के लिए। हैविंग सेड दैट, जो मेरा पहला पार्ट था मैंने आपको आंसर में दिया था कि पुलिस भी सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम से इफेक्टेड रहती है। तो दोनों चीजें रहती हैं। सर, एक रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है मार्च में, जो सर्वेलेंस और क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी, और वो जो संस्था है कॉमन कॉज ऑफ लोक नीति, वो हर साल एक रिपोर्ट पुलिस की फंक्शनिंग पे निकालती है। तो उसके बारे में सर कुछ रेफरेंसेस हैं, क्योंकि अगर हम यूपी की जो उनके डेटा है उसमें यूपी का जो अगर स्टैंडर्ड कहें या नंबर है वो काफ़ी नीचे है। उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस है विच इज द मेजर, लेकिन अगर यूपी पुलिस का जब आता है तो यूपी पुलिस के जो नंबर ऑफ कैमराज हैं, यूपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें नंबर बहुत कम है। लेकिन जो एडवांस्ड कहेंगे जो इंडिया के अंदर पुलिसिंग है, वहाँ लाखों में कैमरे लगे हुए थे। इसका क्या रीज़न
हो सकता है, क्योंकि यूपी इज अ वेरी बिग स्टेट एंड अगर क्राइम लेवल या क्राइम कम करने के लिए इट इज सेम विच इज सेम स्टैंडर्ड विच हैज टू बी अप्लाइड। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं आपके प्रश्न को, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास या पुलिस के द्वारा या पुलिस विभाग के सीसीटीवी कैमरास की संख्या क्षेत्रों में, सोसाइटी में अधिक होनी चाहिए। हाँ, एक मतलब बट आप ये भी कह रहे हैं कि जो ये सीसीटीवी कैमरा या बाकी सर्विलेंस है ये प्राइवेसी परफेक्ट करती है। हाँ, दिस इज व्हाट दैट, तो दोनों चीज आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्योंकि वो कहते हैं कि आधार कार्ड भी इज वन ऑफ द सर्वेलेंस। उन्होंने करीब 8-9 सिस्टम जो यूपी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है, वो कहते हैं कि उसको प्राइवेसी। तो आपका क्या व्यू है? क्योंकि इस जो ये रिपोर्ट जो बनाई गई है इसमें एग्जिस्टिंग आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं। कॉमन कॉज के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय वो मिस्टर प्रकाश सिंह, जो डीजी यूपी पुलिस भी रहे हैं और डीजी बीएसएफ भी रहे। तो आपका क्या इनपुट रहेगा? या ऐसी रिपोर्ट आनी चाहिए या ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए? ये एक बड़ा बृहद विषय है। आई विल ट्राई टू हाईलाइट सर्टेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस होल इशू। अनादिकाल से जो भी स्टेट है, माने स्टेट में पहले राजा हुआ करते थे, उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हुए, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके मेयर हुए। जो भी स्टेट है जिसके पास एम्पावर्ड है कानूनों को इस्तेमाल करने के लिए, तो स्टेट का और सोसाइटी के बीच में हमेशा सर्विलेंस और प्राइवेसी को लेकर हमेशा एक रस्साकशी चली है। जो स्टेट है वो चाहता है कि उनके पास अधिक अधिकार है, वो उन अधिकारों के इस्तेमाल करके लोगों की सुरक्षा को ज्यादा प्रभावी बना सके। जो सोसाइटी है उनका कहना है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है और दुरुपयोग करके उनकी निजता पर उसका हनन हो सकता है। तो ये एक these two conflicting views have always been there in the society and they will always be there. अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग काल में, अलग अलग समय में इसमें डिफरेंट टाइप के बैलेंसेस स्ट्राइक किए गए, बैलेंसेस बने कि कितना आप सर्विलेंस कर सकते हैं और कितना आपका प्राइवेसी का राइट अक्षुण्ण है। तो इन दोनों ऑपोजिट फोर्सेस के चलते इस प्रकार की रिपोर्ट्स आना भी आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ स्टेट को एम्पावर करना भी आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस एम्पावर्ड स्टेट या उसके नुमाइंदे जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या पुलिस है, अगर उस पावर का दुरुपयोग करते हैं तो उस दुरुपयोग को तत्काल हाईलाइट करते हुए करेक्टिव एक्शंस लेना भी आवश्यक है। तो इन्हीं सब कारणों से इंडिया की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर्स पेंडिंग चल रहे हैं और बहुत दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने विचार रखे जाते हैं, कानूनी मान्यताएं रखी जाती हैं, कानून रखे जाते हैं, और इसी कारण से उस बैलेंस को सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नमेंट भी स्ट्राइक करने की, उस बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश करती है। एक बैलेंस ऐसा स्ट्राइक हो जिसमें लोगों की निजता का अधिकार भी उसका हनन ना हो, लेकिन साथ ही साथ उतने अधिकार स्टेट को भी मिले कि वो लोगों की सुरक्षा का काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। तो ये कंफ्लिक्टिंग फोर्सेस हैं जो कि हमेशा रहेंगे। सेकंड पार्ट जो आपने पूछा कि जो यूपी में सीसीटीवी कैमरास की संख्या बाकी स्टेट्स के मुकाबले कम है, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है अभी इस बारे में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले करीब 3-4 सालों में अकेले यूपी पुलिस के द्वारा ही नहीं, यूपी पुलिस ने पब्लिक के साथ मिलकर के, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के, सरकार के जो स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें अपनी रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करा करके अब लगभग एक
सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ सीसीटीवी कंप्लायंस हो गया है। डेफिनेटली इसमें और इंप्रूवमेंट हो सकता है और इन सीसीटीवी कैमरास के उपयोग के कारण बहुत से आपराधिक घटनाओं को वर्कआउट करने में भी हमको सफलता प्राप्त हुई है। ये अपने आप में क्राइम के ना करने का डिटरेंस है, बड़ा डिटरेंस है। मेरा पर्सनल विचार ये है कि ये सीसीटीवी और लगने चाहिए, लेकिन साथ ही इन सीसीटीवी के कंटेंट का दुरुपयोग ना हो उसके लिए भी मजबूत कानून होने चाहिए। सर, आपने यूपी के अंदर भी काम किया है, सेंट्रल पोस्टिंग में भी काम किया है, क्योंकि आपका मेजर समय यूपी में गुजरा। हाउ विल यू रेट यूपी पुलिस इन द कंट्री? I'm partial towards UP police, so I'll always say that is the best. And jokes apart, or on a more serious note, I have seen policing in different states and different countries also, without commenting adversely on any other state. मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी स्टेट में वहां के सबसे बड़े चैलेंजेस के अनुसार वहां की पुलिस की प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं। किसी जमाने में पंजाब में टेररिज्म का इशू था, तो उस समय आप अगर पंजाब पुलिस से ये उम्मीद करें कि ना करते नहीं थे, कोई उम्मीद करते भी नहीं थे, बट अगर आप ये उम्मीद करें कि वहां पर छोटी मोटी चोरियों के अनावरण में पुलिस उतने ही रिसोर्सेज लगाए उस टेररिज्म के काल में, तो मेरे ख्याल से वो अपेक्षा करना भी गलत था और पुलिस की प्रायोरिटीज भी डिफरेंट थी। तो पुलिस की प्रायोरिटीज या सोसाइटी की प्रायोरिटीज के हिसाब से उस तत्कालीन पुलिस ने अपने आप को आतंकवाद से लड़ने के लिए ट्रेन किया, त्याग किया, अपने प्राणों के त्याग किए और अल्टीमेटली सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया। और नॉर्मलाइज करने के बाद अब वहां पर एक नॉर्मल पुलिसिंग इसको कहते हैं, जिसमें आप नॉर्मल सिटीजन हमारे अपनी क्राइम जो उनके साथ हुआ है, विक्टिम बने हैं, उनका वो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। यूपी में बहुत लंबे समय तक लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहा। तो मैं समझता हूं कि यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, दंगों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, यहाँ की 24 करोड़ की जनता है, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोगों के अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं आपस में कंफ्लिक्ट भी करती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मैं समझता हूँ यूपी पुलिस इंडिया में बेस्ट है। आई हैव सीन अदर स्टेट्स पुलिसेस, तो यूपी पुलिस का रिस्पॉन्स जितनी बारीकी में, जितनी गहराई में यूपी पुलिस के अधिकारी जाते हैं किसी भी बड़े लॉ एंड ऑर्डर को, हिंदुस्तान का क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो समागम है वो उत्तर प्रदेश में कुंभ में होता है। करीब 20 करोड़ लोग पूरे महीने में आते हैं, मतलब 20 करोड़ तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, और एब्सोल्युटली फ्लॉलेस इवेंट गुजरता है, कोई किसी के साथ कोई घटना नहीं होती। छोटी छोटी घटनाओं में स्टैम्पीड हो जाती है कई जगह पर, होनी नहीं चाहिए बट हो जाती है। 20 करोड़ लोग आते हैं, एक दिन में 2-2 करोड़ लोग स्नान करते हैं एक रात में, और उसमें कोई स्टैम्पीड नहीं होती। तो दैट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनलिज्म। तो लॉ एंड ऑर्डर, बंदोबस्त इत्यादि में यूपी डेफिनेटली इंडिया में बेस्ट है, क्योंकि वो यूपी का सबसे चैलेंज रहा है। समय के साथ चैलेंजेस अब चेंज हो रहे हैं। Crime against women, it has become a priority. Cyber crime has become a priority. In all these areas, now UP Police is changing itself, prioritizing its priorities, getting more and more trained, and giving better services to the public. सर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी फोर्स है उसके फैमिली मेंबर्स और आपकी जो फोर्स में बहुत सारे स्किल्स लोगों के होंगे, डू यू हैव एनी प्लान उनके वेलफेयर के लिए? कोई बहुत अच्छा गाता है तो डू यू पुलिस एज अ पुलिस उसको प्रमोट किया जाता है? या जैसे स्पोर्ट्स था, हॉकी की टीम एक समय में यूपी पुलिस की बहुत अच्छी हुआ करती थी, काफ़ी टूर्नामेंट हो जाती थी,
तो ये सब के लिए आपके क्या प्लान है? बिकॉज यू आर इन चार्ज ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच इज लाइक योर रोल एरिया, तो उसमें आपकी क्या? यूपी में यूपी पुलिस फैमिली के वेलफेयर के लिए एक संस्थागत ढांचा है। डीजीपी और मिसेस डीजीपी उसके अध्यक्ष होते हैं और यूपी के करीब 2.5 लाख पुलिस कर्मी जो हैं उनके परिजन उसके सदस्य होते हैं। इसका नाम वामा सारथी के नाम से इसको जाना जाता है। इस वामा सारथी के तत्वावधान में समय समय पर हर महीने 2-3 कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों के परिवारों से संबंधित वेलफेयर की एक्टिविटीज, उनके टैलेंट को सामने लाने की प्रक्रिया, उनको ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया, उनको ज्यादा सहूलियत देने की प्रक्रिया, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ये चीजें, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इन सबको प्रमोट किया जाता है। हर एक जिले में वामा सारथी की यूनिट होती है। हर एक जिले में वामा सारथी के तत्वावधान में मंथली मीटिंग्स भी होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स के माध्यम से जैसे कि कोविड के टाइम में हेल्थ कैंप्स लगाए गए। कोविड के टाइम में उनको कोविड से बचाव की जानकारियां दी गई वीसीज करके। इसी तरीके से जो बच्चे आपके 12th क्लास पास कर लिए होते हैं उनको वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उनको सोसाइटी में या बिजनेस में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो ऐसे काउंसलर्स के साथ उनके सेशन कराए जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में एक संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल वे में पुलिस फैमिली वेलफेयर की कार्रवाई की जा रही है। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि 2.5 लाख के पुलिस परिवार में बहुत सारे ऐसे परिवार निकल कर आए हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए या उनके बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और हम उनके इस तरक्की से बड़े खुश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जो हमें समय दिया और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो दी, और आशा करते हैं कि हम आगे भी आपसे मुलाकात। जी बिल्कुल, थैंक यू।